जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए लेक्चर में, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फ्रेंड्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम पिछले क्लास में सिंटेक्स ही पढ़ रहे थे, और ये सिंटेक्स की अभी जो हम अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो वीडियोस है ये लास्ट है। इसके बाद हमारा सिंटेक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो आगे के कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, दो चार जो भी कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं आप वो, और आप इसके बाद किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक सिंटेक्स से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है। इसमें एक 3 वर्ड हैं, वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ड आता है वो है द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉर्मर और द लैटो, ठीक है। द लैटो, ये 3 वर्ड हैं। 3 वर्ड कौन कौन से हैं? द फॉलोइंग, द फॉर्मर, द लैटो। अगर ये 3 वर्ड्स की बात करें अपन, अगर ये 3 वर्ड्स की बात करें तो तीनों के पहले आते हैं, समझते हैं अपन की इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो द फॉलोइंग की हिंदी मीनिंग, द फॉलोइंग की हिंदी मीनिंग जो होती है, उसकी हिंदी मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग होती है निम्न लिखित। हिंदी मीनिंग क्या होती है? निम्नलिखित, निम्नलिखित, ओके। अगर मैं द लेटर की बात करूं, पहले द लेटर की बात करूं तो द लेटर की लिटरल मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग होती है दोनों में, दोनों में बाद वाला, दोनों में बाद वाला। और अगर हम द फॉर्मर की बात करें, अगर हम द फॉर्मर की लिटरल मीनिंग की बात करें तो द फॉर्मर की लिटरल मीनिंग होती है दोनों में पहले वाला। समझ पाए मैंने क्या क्या बताया? द फॉर्मर, द लैटो, द फॉलोइंग। द फॉलोइंग का मतलब क्या होगा? निम्नलिखित। द फॉलोइंग की हिंदी क्या होती है? निम्नलिखित। द फॉर्मर की हिंदी होती है दोनों में पहले वाला। द फॉर्मर की हिंदी होती है दोनों में पहले वाला। द लैटर की हिंदी होती है दोनों में बाद वाला, ओके। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले तो इसका जो रूल है वो क्या कहता है कि विद दिस, इसे कुछ लोग विथ पढ़ते हैं, इस विथ नहीं, इसे कुछ लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं विथ, इसे हम ये प्रोनाउंस करते हैं विद, ठीक है। तो इसे हम विद पढ़ते हैं कि विद दिस वर्ड्स, वर्ड्स वी ऑलवेज यूज verb according to the noun, which they refer, which they used to refer to। मतलब क्या कहने का मतलब समझे इसको आप। आपको बताएगा कि इन शब्दों के साथ हम जो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उस नाउन के इस्तेमाल, उस नाउन के अनुसार करते हैं जिनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। जो सेंटेंस के लिए इस्तेमाल इसमें किया गया हो, जिसको ये रेफर करेंगे, जिसके तरफ ये रेफरेंस देंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखता हूँ कि फर्स्ट है कि द फॉलोइंग is or are the following are the or is the solved question papers of NDA, ओके। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि द फॉलोइंग is or are the names of the, are the name
name of following are or is the name of the successful कैंडिडेट्स। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लिखता हूं कि बोथ योर पेरेंट्स एंड योर wife are responsible for this mishap, but the latter is or are more responsible than the former। अब इसी को मैं दूसरे तौर पे लिखता हूँ, ये सेम सेंटेंस को, कि बोथ योर पेरेंट्स and your wife, both your parents and your wife are responsible for this mishap, but the, यहाँ पे मैंने लेटर की जगह पे फॉर्मल करा है, ठीक है, बट द फॉर्मर, बोथ योर पेरेंट्स एंड योर वाइफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, बट द फॉर्मर इज और आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द लेटर। आप ये 4 एग्जाम्पल्स को एक बार रीड करें और रीड करने के बाद जो भी आंसर हैं आप सोचें, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप देख पाए होंगे। अब आप समझे मैंने क्या क्या बताया कि द फॉलोइंग की हिंदी क्या होती है, निम्नलिखित। द फॉर्मर की हिंदी क्या होती है, दोनों में से पहले वाला। द लेटर की हिंदी क्या होती है, दोनों में बाद वाला। फिर मैंने बताया कि इन सब वर्ड के साथ, इन सारे वर्ड के साथ आपको क्या करना है, वी ऑलवेज यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन विच दे यूज टू रेफर टू। ठीक है, इट मीन्स कहने का क्या मतलब है इसमें कि जो वो रेफर जिसको करेंगे हम उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ द फॉलोइंग, ओके, द फॉलोइंग इज और आर द सॉल्व क्वेश्चन पेपर, तो मैं इससे किसको रेफर करना चाह रहा हूँ? क्या मैं इसको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को इस रेफर करना चाह रहा हूँ? और अगर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की रेफर कर रहा हूँ, इसे रेफरेंस दे रहा हूँ, तो यहाँ ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, क्या ये लिखा हुआ पार्ट, ये लिखा हुआ पार्ट प्लूरल है? और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल को ही रेफर कर रहा है, और अगर ये प्लूरल को रेफर कर रहा है तो प्लूरल होने की वजह से इसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग इज और आर द नेम ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। वही सेम लॉजिक इसमें भी कि अगर मैं द फॉलोइंग कर रहा हूँ तो द फॉलोइंग ये किसको रेफर कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये रेफर कर रहा है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को। अगर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को रेफर कर रहा है तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वजह से ही आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। अब इंटरेस्टेड ये है 3 और 4, ठीक है। अगर दोनों ही सेंटेंस लगभग सेम है, बस फर्क है तो लास्ट वाले स्टेटमेंट में, ठीक है, द फॉर्मर की जगह द लेटर की जगह द फॉर्मर, बस इतना ही फर्क है। तो आपको जो मीनिंग बताई गई उसके हिसाब से समझना। आप देख पाओगे कि बोथ योर पेरेंट्स एंड योर वाइफ,
both your parents and your wife are responsible for this mishap, but the latter but the latter is or are more responsible than the former. ठीक है, than the former. अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ लेटर किसकी बात कर रहा है? अगर लेटर यहाँ किसकी बात कर रहा है, योर पेरेंट्स की बात कर रहा है या फिर योर वाइफ की बात कर रहा है? तो लेटर का मतलब आपको बताया गया कि लेटर का क्या मतलब होता है, दोनों में बाद वाला। अगर ये दोनों में बाद वाला की बात कर रहा है, इट मीन्स ये लेटर जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? योर वाइफ की। दिस द लेटर को, ये द लेटर किसको रेफर कर रहा है? योर वाइफ को। और योर वाइफ जो लिखा हुआ है सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप देख पा रहे हो वाइफ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर होने की वजह से आपको यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा, तो आप कहोगे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इज आएगा। नेक्स्ट आप देख पाओगे कि ये सेम सेंटेंस वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो लिखा बोथ योर पेरेंट्स योर वाइफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप बट द फॉर्मर इज और आर मोर रिस्पॉन्सिबल दैन द लेटर। यहाँ मुझे द फॉर्मर की बात करें, मतलब दोनों में पहले वाला। और अगर दोनों में पहले वाले की बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पे दोनों में पहले वाले की बात करूँ तो योर द फॉर्मर किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? तो योर पेरेंट्स को। तो योर पेरेंट्स जो लिखा हुआ है शब्द, ये क्या प्लूरल है या नहीं है? तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो अपने साथ ये क्या लेगा? आर लेगा। वैसे यहाँ पे अगर लेटर की बात हो तो लेटर ये किसको रेफर कर रहा था? योर वाइफ को। और योर वाइफ को कर रहे थे, यहाँ पे सिंगुलर लगा रहे थे। आप यहाँ तक समझ पाए? आप एक बार देखें इसे। चलिए अब आप समझे होता क्या है कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर आपने दो एडजेक्टिव को ऐड किया है एंड के थ्रू, ठीक है, दो एडजेक्टिव को आपने एंड के थ्रू ऐड किया और इसके बाद आपने एक यूशियन का इस्तेमाल किया है, तो आपको अभी तक बताया गया था कि यूशियन कहीं भी सेंटेंस में आए तो आपको क्या करना था? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना था, या फिर मेन वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब दो एडजेक्टिव को आप एंड के थ्रू ऐड करते हैं और बाद में यूशियन लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे PHV लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? PHV लिखना पड़ता है या फिर प्लूरल वर्ब लिखना पड़ता है अगर मेन वर्ब भी है तो। ठीक है, जैसे ये कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे मैं लिखता हूँ कि सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज और आर given to social and political freedom is or are given to employee. Social and cultural life is or are changing in India. Indian and Cuban sugar is or are selling like hot potatoes. ठीक है, पोटैटोज। तो अब आप मुझे बताएं, अब पोटैटोज के जगह पे ये जो फ्रेज होता है वो पोटैटोज नहीं होता, मैंने गलत लिख दिया। पोटैटोज के जगह पे केक होना चाहिए। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये फ्रेज होता है जिसकी ज़्यादा बिक्री होती है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब आप देखें और देख करके आप बताएं। अब आप देखें
और देख करके आपको पता चलेगा कि सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम इज और आर गिवन टू एम्प्लॉय। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है, इट मीन्स कहने का मतलब है कि सोशल फ्रीडम कुछ और होता है और पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ और होता है। ये सोशल फ्रीडम कुछ और होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ और। अगर सोशल आज़ादी की बात करें तो सोशल आज़ादी कुछ और होती है, पॉलिटिकल आज़ादी कुछ और होती है। मतलब ये अनकाउंटेबल तो है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अगर ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इसी वजह से आप इसके साथ क्या लगाओगे, आर। वैसे आप देखो सोशल लाइफ कुछ और होती है, सोशल लाइफ कुछ और होती है और कल्चरल लाइफ कुछ और होती है। तो दोनों में अलग अलग होने की वजह से ही आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन एंड क्यूबियन शुगर। इंडिया का शुगर कुछ और है, क्यूबा, आपको पता है ना क्यूबा क्या है, क्यूबा का शुगर कुछ और है। दोनों ही अगर हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं, दोनों ही अगर हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं, तो आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग एंटिटी हो गए। और जब दोनों अलग अलग एंटिटी हो गए तो आपको क्या करना है, आर लिखना है। समझ पाए हैं? आप लिखें इतनी चीज को। ओके, नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम। चलिए अब देखिए, अब कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे नीदर नॉर, ठीक है, सो सच एज, ठीक है, सो सच एज। तो आप देखें, जब ऐसे सेंटेंस हो तो आपको स्ट्रक्चर क्या याद रखना होता है। इससे चार स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो पहला है कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो आप इसके बाद नीदर लगाएंगे, या फिर आप, चलो मैं कलरफुल दूसरे कलर से लिखता हूँ कि इसके बाद आप नीदर लगाएंगे या फिर आप नॉर लगाएंगे, ठीक है, नीदर लगाएंगे या फिर आप नॉर लगाएंगे। और इसके बाद आप एक हेल्पिंग वर्ब लिखोगे या फिर आप मेन वर्ब जो भी लिखोगे, आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे या फिर आप मेन वर्ब जो भी लिखोगे, इसके बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसा लेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमें क्या लगाना, नीदर और नॉर। जब सेकंड एग्जांपल की आप बात करें, सेकंड रूल की बात करें, तो सेकंड क्या होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव हो। सेंटेंस यहाँ पे कैसा था, निगेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में आप सो का इस्तेमाल करेंगे। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सो का इस्तेमाल करेंगे। और सो के बाद आप अगर मेन वर्ब लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, वो भी कौन डिसाइड करेगा, तो ये आने वाला वो डिसाइड करेगा। अगर ये आने वाला नाउन सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे हम सिंगुलर लगाएंगे, अन्यथा अगर ये आने वाला नाउन प्लूरल हुआ तो हम प्लूरल लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? फिर इसके बाद जो थर्ड इसका रूल बनता है, वो थर्ड क्या बनता है कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग सच से हो, ठीक है, तो सच के साथ हो, और इसके बाद जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन लिखते हो, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन ही लिखेगा, ठीक है। आप चाहो तो प्रोनाउन को तो आप नाउन ही कहते हो, नाउन ही की चीज़, आप प्रोनाउन को हटा ही दो सारे जगह से, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप नाउन को ही तो प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद जो हम नाउन लिखते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये नाउन अगर प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल आएगा, अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर आएगा। इसके बाद जो फोर्थ है वो फोर्थ भी इसी तरीके से है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर एक हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब, जो भी वर्ब आएगी, आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के जगह पे आप वर्ब भी लिखो, ठीक है। हर जगह आप वर्ब ही कर लो, क्योंकि क्या ही मतलब है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी आता है, कभी कभी मेन वर्ब भी आता है। ये दो लिखने का क्या ही मतलब है, आप बस कर ले यहाँ पे वर्ब, कि जब भी आप वर्ब लिखेंगे वो वर्ब के बाद जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नाउन जो आएगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मतलब अभी तक आपने देखा था कि जो हम वर्ब लगा रहे थे वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था, जो पहले लगभग सारे सब्जेक्ट पहले आते थे। लेकिन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ जो सब्जेक्ट है ये सब में बाद में आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में नहीं आ रहा, लेकिन ये जिसको रेफर करेगा वो सारे बाद में ही आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना कि यू आर अ फिलेंडर क्या होता है, दिल फेक आशिक, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सो, फिर यहाँ पे इज और आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका, सेकंड एग्जाम्पल है कि यू आर नॉट अ क्रिकेटर, फिर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे कि नीदर और नॉर इज और आर योर फ्रेंड्स। फिर जो थर्ड है वो थर्ड एग्जाम्पल आप लिखोगे कि सच इज और आर द स्टोरीज ऑफ हनीप्रीत। फोर्थ अगर आप एग्जाम्पल लिखो तो लिखोगे कि सपना डांसेस ब्यूटीफुली एज डू और डज हर सिस्टर्स। ये कुछ चार एग्जाम्पल्स लिखे गए चारों कॉन्सेप्ट से। आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। आप एक बार इसे देखो और देख करके मुझे बताओ। चलिए अब देखिए आपको क्या बताएगा कि जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, सबसे पहले पॉजिटिव मैंने सेकंड का लिखा है, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आपको जो लगाना होता है वो सो लगाता होता, आपने सो लगाया। लेकिन इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमें डिसाइड करता है कि क्या लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इट मीन्स ये प्लूरल लिखा हुआ है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल होने के अनुसार आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, यू आर अ फ्लेंडर सो आर योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यू आर नॉट अ क्रिकेटर नीदर और नॉट इज और आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप कह रहे हो यू आर नॉट अ क्रिकेटर, इट मीन्स ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये निगेटिव सेंटेंस है तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे आप देख पा रहे हो नीदर और नॉट लिखेंगे। जब सेंटेंस नेगेटिव हो नीदर नॉर लगाएंगे, ठीक है। आप नीदर या फिर नॉर कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप या तो नीदर लिख दें या फिर नॉर लिख दें। फिर बाद में आप देख पा रहे हो कि इसके बाद जो लिखा हुआ शब्द है ये प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। नेक्स्ट है कि सच इज और आर द स्टोरीज ऑफ हनीप्रीत। मैंने बताया कि जब सेंटेंस की
सच से हो तो सच के बाद आने वाला नाउन, सच के बाद आने वाला नाउन, ऐसे भी इस नाउन के सब्जेक्ट जो बनेगा ये हनीप्रीत बनेगा नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। जो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, स्टोरीज, तो स्टोरीज के अनुसार ही हम क्या लगाएंगे, आर। नेक्स्ट है कि सपना डांसेस ब्यूटीफुली एज डू और डज हर सिस्टर, एज डू और डज हर सिस्टर। तो आपको पता है कि यहाँ जब एज की बात होती है, एक सेंटेंस लिखा होता है और सेंटेंस में अगर आपने एज लगाया है और एज के बाद अगर आपने नाउन लिखा है, जो कि आप देख पा रहे हो नाउन क्या है, सिस्टर्स। सिस्टर्स जो है प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से आप यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे और प्लूरल कौन आएगा, डू। देखिए आप इसको जल्दी से, और आगे के जो इसके कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ऑलवेज यूज पीवी, ऑलवेज यूज पीवी विद द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। मैं पिक की बात नहीं कर रहा, माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा हूँ। अगर माउंटेन रेंजेस हो तो माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले, नाम के साथ जो आपको लगाना है वो क्या लगाना है, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझे कि द हिमालयाज इज और आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालयाज इज और आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि द आल्प्स इज और आर अ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन, द आल्प्स इज अ माउंटेन रेंज। ओके, तो आप मुझे बताएं, आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ ये हिमालय जो है एक माउंटेन रेंज का नाम है, आल्प्स जो है माउंटेन रेंज का नाम है। अगर आप एवरेस्ट कहते हो या फिर आप जो भी कहते हो तो वो पीक होते हैं, अगर एवरेस्ट कह लो, K2 कह लो, ये सारे हिमालय के पीक हैं, ना कि वो रेंजेस हैं। तो उनके साथ नहीं, अगर रेंजेस की बात हो रही है तो रेंजेस के साथ आपको क्या करना है, हमेशा प्लूरल लगाना है। ये नहीं कि द आल्प्स लिखा हुआ है तो आल्प्स के साथ हम यहाँ जब आर लगा तो ए कैसे लगा, तो भाई आल्प्स एक ही पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, एक ही है, तो इस वजह से हम आर ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो ये आर आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए, ए की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि नेक्स्ट कि द प्लस नेम ऑफ अ लैंग्वेज, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, नेम ऑफ अ लैंग्वेज derived from its country। जब ऐसी बातें हो तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ द इंग्लिश इज और आर हाईली कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब हुआ रूढ़वादी। फिर मैं कहता हूँ कि द फ्रेंच इज और आर, या फिर आप यहाँ चेंज कर लो और लिखो हैज़ और हैव बीन slaughtered विदाउट एनी रीज़न। अब आप इसे सॉल्व करें आप इसे और देखें कैसे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उस पर भी चलेंगे। तो आपको बताया गया कि जब द प्लस नेम ऑफ अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम इट्स कंट्री, आपको पता है अगर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इंग्लैंड से हुई है।
अगर इंग्लैंड से हुई तो इंग्लैंड से ही तो उत्पत्ति हुई है। इट मीन्स आपको ये समझ में आ रहा है कि इसकी उत्पत्ति किसी ना किसी कंट्री से हुई है। और जब कंट्री की बात हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि द प्लस इंग्लिश कहने का मतलब होगा अंग्रेज लोग। ठीक है, अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। इट मीन्स जो इंग्लैंड के निवासी हैं उन्हें आप क्या कहते हो, द इंग्लिश। तो आप ये कहना चाह रहे हो तो द इंग्लिश क्या होगा, आर होगा। आपने यही तो पढ़ा कि द प्लस नेम ऑफ अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम इट्स कंट्री प्लस पीवी। नेक्स्ट है द फ्रेंच हैज़ और हैव बीन स्लॉटर्ड विदाउट एनी रीज़न। आपको पता है अगर मैं द फ्रेंच लिख रहा हूँ तो फ्रेंच कहाँ से शब्द आया है, तो ये आया है फ्रांस से। अगर ये फ्रांस से शब्द आया है तो फ्रांस के शब्द होने की वजह से इसका एक कंट्री का ओरिजिन दिखा रहा है, इसी वजह से आप इसे प्लूरल मानोगे। और ये भाषा नहीं है तब ये वहाँ के नेशनलिटी बता रहा है, वहाँ के लोगों को नेशनलिटी बता रहा है। मतलब ये लोग जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये लोग फ्रेंच के हैं, ये लोग फ्रांस के हैं। और अगर ये लोग फ्रांस के हैं तो इसी वजह से आप इसे प्लूरल मानोगे और प्लूरल मानते हुए वहाँ पे हैव लगाओगे। देखिए आप इसे 1 मिनट जल्दी से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मुझे जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ वर्ड्स पूछे गए उसकी मैंने लिस्ट बनाई है, उससे मैं लिखूंगा। जो अनकाउंटेबल नाउन से हैं जो एग्जाम में पूछे गए, ऐसे लिखने को तो बहुत सारे लिख दे लेकिन इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। मैं उस लिस्ट को दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन मैं उसे लिखूंगा देख करके और उससे आप समझेंगे। बात आती है यहाँ पे आगे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे हम सीखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए शब्द होंगे। तो अब आप देखें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पहले आप समझ लें कि आपको क्या बताया गया है। आपको क्या बताया कि यूशियन के साथ आप हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यही बताया गया है। लेकिन जब यूशियन का प्रयोग आप करते हैं अ पीस ऑफ, ठीक है, अ बार ऑफ और स्लाइस ऑफ, जैसे एशियन को आपको काउंटेबल बनाना होता है उस सेंस में सॉरी, कि अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, ठीक है। और आप कह सकते हैं अ बीट ऑफ। जब इस तरीके से आप करते हो, ठीक है, तो आप इसके साथ जो इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप यूशियन को लिखते हैं और इसके बाद आप एसएचवी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। जो थर्ड है, जैसे आप इसे करते हो पीसेस ऑफ, बार्स ऑफ, फिर आप कह सकते हो इसे, जैसे आपने क्या स्लाइसेस ऑफ, फिर आप कह सकते हो बिट्स ऑफ। जैसे ही आपने किया तो इसके बाद आप लिखते तो यूशियन ही हैं, लेकिन इसके साथ आपको एसएच भी इस्तेमाल करना होता है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में पूछे गए शब्द हैं उसकी बात करते हैं। तो आपके जो पेपर में कुछ शब्द पूछे जाते हैं बार बार, मैं उसकी लिस्ट बनवा रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट, ऐसे मैं लिखाने को तो बहुत लिखा दूं, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं उसी की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सम इम्पॉर्टेंट यूशियन और तो वो कौन कौन से हैं। वो पहला आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये शुगर पूछा गया है, मिल्क पूछा गया है, इक्विपमेंट पूछा गया है, इंफॉर्मेशन पूछा गया है,
ज्वेलरी पूछा गया है, सीनरी पूछा गया है, सैलरी पूछा गया है, सैलरी पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, और गोल्ड पूछा गया है, न्यूज पूछा गया है, न्यूज है, एडवाइस है, एडवाइस है, फर्नीचर भी पूछा गया है, फर्नीचर, और आप क्या कह सकते हैं, ब्रेड भी बहुत बार आया है, ब्रेड, पोएट्री, पोएट्री, और आप मशीनरी लिख सकते हैं, ये भी पूछा हुआ है, मशीनरी, लगेज, लगेज, मनी, मनी, वेल्थ, वेल्थ के साथ साथ एक और वर्ड पूछा था पिछले ही साल, दैट इज हेल्थ, दैट इज हेल्थ। ऐसे मैंने बेसिक क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी कि कैसे आप पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सीनरीज को सीनरीज बना देते हैं, ज्वेलरी को ज्वेलरीज बना देते हैं, पोएट्री को पोएट्री बना देते हैं, ब्रेड को ब्रेड्स लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, आप समझे इस चीज़ को। फिर आप लिख सकते हो कैश, कैश भी जो है। फिर आप एक लिखते हो, एक वर्ड होता है क्रॉकरी, ये भी वर्ड भी पूछा हुआ है पेपर में, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो ट्रैफिक, ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है। कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं, ठीक है। इन्हें आप हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन करते हो। जब आप इसे काउंटेबल बनाते हो तो काउंटेबल बनाने के लिए आप इनके साथ आप पीस ऑफ, अगर आप एक की बात करो, सिंगुलर की बात करो तो आपको लिखना होता है अ पीस ऑफ, अगर आप प्लूरल की बात करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है पीसेस ऑफ, ठीक है। या फिर अगर एक बार की बात करें तो आपको लिखना होता है अ बार ऑफ, अगर एक से ज़्यादा की बात करें तो बार्स ऑफ, 2 बार्स ऑफ, 3 बार्स ऑफ, जैसे आप सीजर्स वाले में कर रहे थे, मतलब जहाँ पे आप 2 पार्ट्स वाले में पढ़े थे कि जो नाउन के बारे में, तो वही उसी के जैसे। जैसे मैं अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स कुछ मैं लिखता हूँ, जैसे शुगर एज वेल एज, शुगर एज वेल एज मिल्क इज और आर नॉट सोल्ड हियर। फिर नेक्स्ट है सेकंड, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही है, इसी वजह से मैं इसे वेरियस आइटम्स ऑफ द फर्नीचर, चलो मैं फर्नीचर्स हैव और हैज़ बीन, हैज़ और हैव बीन bought for you। और एक जो थर्ड एग्जाम्पल है, वो थर्ड क्या है कि a lot of bread is और are enough for me। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स नए लिख देता हूँ, जैसे फोर्थ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि a lot of bread, आप लिख सकते हो कि three pieces of bread is और are required। और आप चाहो तो लिख सकते हो फिफ्थ एग्जाम्पल की a bar of a bar दिख रहा है यहाँ तक, चलो दिख जा रहा है। a bar of chocolate is और are given to Mr. रमेश।
मिस्टर रमेश। आप समझे इस चीज़ को, अब देखें और समझें आप क्या क्या आपको चीज़ें बताएंगी। सबसे पहले ये समझना है, आपको ये चीज़ें बताएंगे कि ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट है जिसे आप अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। इसके साथ आपको एस और यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एस और यस उन्हीं के साथ लगाते हैं जो काउंटेबल होते हैं। ये अनकाउंटेबल हैं, इसी वजह से इनके साथ हमें एस और यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे पेपर्स में देखोगे कि क्या लिख देता है, सैलरी को सैलरीज लिख देता है। ठीक है, फिर न्यूज़ को न्यूज़ तो ठीक है, फर्नीचर्स को फर्नीचर्स, पोएट्री को पोएट्री, ज्वेलरी को ज्वेलरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, लगेजेस, ठीक है, मशीनरीज, ट्रैफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसेज। ठीक है, ये बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं, आपके पेपर में नहीं आए इस तरीके से, लेकिन बहुत सारे पेपर में आए, जैसे CDS, FCAT, ये सारे पेपर में आते हैं। तो आपको उसके आधार पर ये मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप देखें अब आपको कैसे सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को। तो आप देख पा रहे हैं कि शुगर एज वेल एज मिल्क। ठीक है, आप इसे अनकाउंटेबल काउंटेबल बनाते हैं, तो काउंटेबल बनाने के लिए आपको क्या लगाना है, अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ बीट ऑफ, ये लगाना है। जब इसे प्लूरल बनाते हैं तो आपको क्या लाना है, पीसेस ऑफ। ठीक है, अगर आपको फर्नीचर को फर्नीचर्स लिखना है तो फर्नीचर्स लिखना अलाउ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि पीसेस का स्पेलिंग मैंने क्या लिखा, ओ सीट और कहीं लिखा है क्या पीसेस पीसेस का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया भाई। ठीक है, पीसेस अगर कहीं भी लिखा हो तो उसे सुधार लेंगे आप, ऐसे कहीं मिलता है तो मैं सुधार ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा था। ठीक है, तो देखें आप कि जब आप उसको आप ये बताना चाहते हो, अगर से सिंगुलर की तरह यूज करना चाहते हो, अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ बीट ऑफ लगाएंगे। फिर अगर आपको प्लूरल बनाना है उसे तो आप पीसेस ऑफ, बार्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, बिट्स ऑफ लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ आपको लिस्ट जो बनाएंगे वो लिस्ट आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि शुगर एज वेल एज मिल्क इज और आर नॉट सोल्ड हियर। तो आप देख पाएंगे कि ये शुगर और मिल्क, जब आप एज वेल एज की मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट होता है हमारा शुगर है, और शुगर के अनुसार आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। नेक्स्ट है कि वेरियस आइटम्स ऑफ द फर्नीचर्स। सबसे पहली गलती तो आपने ये यहाँ देखा कि आपने ये गलती देखी कि यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा। ठीक है, और वेरियस आइटम्स कह रहे हो, इट मीन्स ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। नेक्स्ट है कि अ लॉट ऑफ ब्रेड इज और आर इनफ फॉर मी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अलॉट लिखा हुआ है, आप अलॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स ये ए लॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सिंगुलर की बात कर रहा है, सिंगुलर होने की वजह से इज। नेक्स्ट है 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो 3 पीसेस बन रहा है, ये ऑफ की वजह से ब्रेड नहीं बन रहा है, इसी वजह से 3 पीसेस के अनुसार क्या आएगा, आर। नेक्स्ट है अ बार ऑफ चॉकलेट, यहाँ पे भी हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है अ बार बन रहा है, अ बार की वजह से आप इज लगाएंगे। यहाँ तक समझ पाए हैं चीज़ों को आप? अब देखें इसको 2 मिनट, फिर हम आगे मूव करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब आप आगे देखें, और जो हमारा इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है वो वन के बारे में पढ़ना है। वन के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन वन के बाद आपको क्या बताया गया था कि वन के बाद आपको हमेशा ही जब ऑफ आए और ऑफ के बाद आप यहाँ पे पीशियन लिखते हो, और पीशियन के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट बनता है हमारा, ये पीशियन नहीं बनता, सब्जेक्ट हमारा वन ही बनता है, इसके अनुसार आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। फिर इसके बाद इसमें जो ऐड होगा, ये वन का फर्स्ट है, ये वन का जो सेकंड है वो कहता है कि ये तो आप सेम लिखते ही हो, ये तो आप सेम लिखते ही हो, लेकिन यहाँ पे एक जो आता है डैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। और जब रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को देखता है, और ये एंटीसीडेंट को देखता है तो एंटीसीडेंट इसको प्लूरल मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो आगे आप एसएच भी लगाते हो, किसके अनुसार, ये वन के अनुसार। समझ पाएँ? अगर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, पहले लिखता है कि वन ऑफ द पॉलिटिशियन इज और आर बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार का मतलब होता है जेल में होना, ठीक है, कैद में होना। ठीक है, सेकंड लिखता हूँ मैं इसी को बस, वन ऑफ द
politician is or are who is or are conducting meetings was or were is or are behind the bar। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस से आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझते चलेंगे। आपको क्या बताया गया कि सबसे पहली चीज़ कि जब वन ऑफ आए तो इसके बाद आप पिटिशन लिखते हो तो आप सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि वन ऑफ के बाद जब मैंने यहाँ पॉलिटिशियन लिखा है यहाँ पे पॉलिटिशियंस होना चाहिए। और बात आगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन रहा है तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन और प्रोनाउन कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन बन रहा है तो वन, और वन के अनुसार हम क्या लिखेंगे इज, पहली चीज़। ठीक है, जब दूसरे एग्जाम्पल पे आप आते हैं तो आपको पता है कि वन ऑफ द पॉलिटिशियन जब लिखा हुआ है तो जब ये वन ऑफ द पॉलिटिशियन लिखा हो तो ऑफ द के बाद आपको पॉलिटिशियंस लिखता है। और जैसे ये आप रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं कि हु लिखा हो वो अपने एंटीसीडेंट को देखता है जो कि प्लूरल है, इसी वजह से आप यहाँ पे आर लिखेंगे। इसी वजह से आप यहाँ पे आर लिखेंगे कि वन ऑफ द पॉलिटिशियन हु आर कंडक्टिंग मीटिंग्स। उसके बाद आप ये इसका काम कर दें, लेकिन अब यहाँ पे हमें इसका बाकी है तो हम क्या करेंगे इज कर देंगे। ठीक है, इज बिहाइंड द बार। ठीक है, बस सेम सेंटेंस था, बस इसमें अलग क्या हुआ तो पॉलिटिशियन हु आर कंडक्टिंग मीटिंग्स, बाकी वन ऑफ द पॉलिटिशियन इज और आर बिहाइंड द बार सेम ही है। ओके, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है सिंटेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंटेक्स पढ़ लिया, और सिंटेक्स के आपको 10 लेक्चर के वीडियो मिलेंगे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी डिफेंस एकेडमी के। आप चैनल में जाएंगे, जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो हिंदी डिफेंस एकेडमी के चैनल में जाएंगे, जा करके उसके प्लेलिस्ट चेक करेंगे। प्लेलिस्ट वहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ होगा, उसमें आप देखेंगे कि सिंटेक्स से आपको 10 वीडियो मिले हैं। अगर आप ये 10 वीडियोस पूरे के पूरे देख लेते हैं तो आपको पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं सारे जो सिंटेक्स में आपने पढ़े। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को अब यहीं पे विराम देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।